अच्छा, ये इस तरह से पैसे ले रहे हैं कि ग्रुप्स की सूरत में एमपी? बिल्कुल ऐसे ही है। बस एक बंदा कहता है कि जी मेरे पास 15 एमपीएस हैं और हम फर्स्ट प्रेफरेंस पे लेके आएंगे तो आपकी सीट जो है वो पक्की है। तो आप कहते हैं लेकिन इसकी कॉस्ट जो है ना ये आप 25 करोड़ है। 25 से बोली लगना शुरू हुई है, लेकिन जो मुझे बताया जा रहा है कि ये 50 करोड़ तक एक मेंबर जाएगा। बिल्कुल सर, 50 करोड़ क्या बात तो यहाँ तक हो रही है कि 1 अरब तक भी ये जा सकता है ये रेट। आपको भी पता है समी साहब, मैं जब पैसे क्या सेनेटर कैसे पैसे बनाता है 1 अरब रुपया? मैं आपको बताता हूँ सर, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। जब हम कमेटीज अटेंड करते हैं ना सेनेट की या कौमी असम्बली की, होता क्या है कि अक्सर हमने कमेटियों में देखा है कि एक सेनेटर साहब है, उनके बारे में तो ये है कि जिस दिन कमेटी का इजलास होता है उस एक रात पहले उनके घर पे भी एक इजलास होता है। दूसरा वो क्या करते हैं, कोई स्कैंडल आया है सामने और कहेंगे शतरोल शुरू कर देंगे, लफ्जी गोलाबारी, ब्यूरोक्रेट को डांटेंगे, ये क्या कर दिया आपने, आपको एहसास नहीं है, मुल्क को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद, खोखला, ये वो। सारे डॉक्यूमेंट्स दें हमें, सारे डॉक्यूमेंट्स दें हमें, सारे रिकॉर्ड दें। वो सारे रिकॉर्ड लेते हैं, फिर विलिंग डीलिंग होती है, फिर मामला तय होते हैं। और समी साहब, हर कमेटी में तकरीबन हम देखते हैं कि सेनेटर साहब 1-2 बंदे उनके आए बैठे होते हैं कि किसी ब्यूरोक्रेट को, और ख़ास तौर पे इसमें रियल एस्टेट का बहुत वो है अमल दखल है, हाउसिंग के मामलात में, ठेकों के मामलात में, कि जी वो आपको फलां बंदे ने अप्लाई किया, आपने अभी तक नहीं किया। वो क्योंकि कमेटी के मेंबर है, ब्यूरोक्रेट उनके साथ चल रहे हैं, वो कहते हैं सर आप मुझे बता दें, मैं देख लेता हूँ। इस तरह से फिर पैसे बनाए जाते हैं। अब मुझे बताएं ना, जो बंदा आप चलें 50 करोड़ कर लें, जो बंदा 50 करोड़ रुपये लगा के आएगा वो कोई खिदमत के लिए तो नहीं आ रहा ना। तो पहले तो अपने 50 करोड़ निकालेगा और फिर 50 करोड़ या 1 अरब ऊपर भी तो निकालेगा ना, जाहिर है इन्वेस्टमेंट ऐसे तो नहीं कि उसने, ये तो कारोबार है। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज। और एक और जो मसला है इसमें वो ये है कि जंग ये है कि चेयरमैन सेनेट अपना लाना चाहती है अपोजिशन, क्योंकि नए सेनेटर्स जो आ रहे हैं 1-2 का ही फर्क होगा, तो ये अपना चेयरमैन सेनेट लाना चाह रहे हैं। जो जरदारी साहब ने फार्मूला दिया कि सबसे पहले हम चेयरमैन सेनेट लेके आए, बिल्कुल, फिर पंजाब के वजीर आला को हटाएं, फिर कौमी असम्बली में स्पीकर को हटाएं और फिर उसके बाद इमरान खान साहब। असल में मैं ख्याल जरदारी साहब इसलिए इस चीज़ पे लाना चाह रहे हैं इनको, क्योंकि अगर ये चेयरमैन सेनेट अपना ले आते हैं तो जरदारी साहब कहेंगे देखें पहला प्लान कामयाब हो गया, अब आप तसल्ली रखें, आगे भी मेरी जिम्मेदारी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एक बड़ी डील की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी के साथ कोई ऐसी डील कर ली गई हो कि ठीक है जरदारी साहब सेनेट चेयरमैन आपका आ जाएगा और फिर आपके ये जिम्मे होगा कि आप अगला साल 1.5 अपोजिशन को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखें और मौलाना फजलुर रहमान ये वो सब उनको आप अकोमोडेट करें और यही कहा जाए कि जी बस ये हो रहा है कर रहे हैं, पहले एक नो कॉन्फिडेंस, फिर दूसरी कामयाबी नाकामी, इसमें टाइम। कहीं ये डील का हिस्सा कोई ऐसी बात भी सुनी है? डील का देखें इसका नहीं पता, ये तो अभी टाइम गुजरने के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन आप ये देखें समी साहब कि मुराद अली शाह साहब कुछ अर्सा पहले, ये जब ये पीडीएम स्टार्ट हुई उन्हीं दिनों की बात है कि यहाँ तक भी इतलात आई, कंफर्म नहीं थी कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुके हैं नैब। उसकी रीज़न ये है कि आसिफ अली जरदारी का फेक अकाउंट केस, आप भी सुप्रीम कोर्ट में जाते रहे, आपने सुना है जरदारी साहब का फेक अकाउंट्स केस जो है वो मुराद अली शाह साहब के बगैर मुकम्मल ही नहीं होता। बिल्कुल, उनमें मेन वो हैं, पीपल्स पार्टी की 2 ही डिमांड्स थी। एक उनकी डिमांड थी कि जरदारी साहब गिरफ्तार हो, और वो तो अब मुस्तकिल जमानत हो गई, उनकी जमानत हो गई। हाँ, दूसरा उनका ये था कि मुराद अली शाह गिरफ्तार ना हो। ये उनकी 2 डिमांड्स थी। तीसरा भी देखे ना कि वफाक अब स्पेस दे रहा है सिंध को कि आप काम करें, हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। कोई आपको वो नजर नहीं आ रहा, वो जो आमने सामने होते थे, वो जजीरों वाला जो इशू था वो भी दब गया। और पीपल्स पार्टी बिल्कुल सुकून में है। पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी जमात बन जाएगी सेनेट में, और सिंध हुकूमत उनकी चल रही है। और किसी एक शख्सियत के पास बैठे थे, उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत पागल है, जरदारी साहब जो सिंध हुकूमत। एक और बात भी कि उज़ैर बलोच जो हैं वो हर मुकदमे से बरी होते जा रहे हैं, और उज़ैर बलोच लिंक था क्योंकि वो फरियाल तालपुर साहबा के साथ भी काम करते थे, जरदारी साहब के साथ भी काम करते थे। वो जो भी उन्होंने किया वो लिंक जरदारी साहब से उसके जोड़ा गया था उनका। तो अब उज़ैर बलोच साहब फिर उनकी JIT बनी, जिस तरीके से लाया गया, एक बड़ा ड्रामा ये वो। अब फिर एक सौलत मिर्ज़ा को तो वो जो क्या नाम था, सौलत मिर्ज़ा था वो जो MQM के थे, उनको तो फांसी हो गई, लेकिन जो उज़ैर बलोच साहब हैं वो बरी होते जा रहे हैं। बिल्कुल समी साहब, देखें ना मसला ये है कि अब तो ये भी बात हो रही है कि शायद जरदारी साहब बैरून मुल्क चले जाएं इलाज के लिए, ये भी बातचीत हो रही है। और ये तो पता है आपको भी कि जरदारी साहब तो वाकई ही बीमार हैं,
जरदारी साहब ये नहीं कहे। लेकिन ऐसे तो बीमार नहीं है कि मुल्क से बाहर जाएं इलाज करवाने। लेकिन मुल्क से बाहर चले जाते हैं, इसका मतलब तहरीक चलाने वाली बात है, वो तुम्हारे पे दम तोड़ देंगे ना। देखिए तहरीक तो चलेगी भी नहीं, अगर वो यहाँ पर नहीं है, वो जो आप बात कर रहे हैं तहरीक वाली बात तो अब खत्म हो गई ना, किस्सा माजी हो चुका है। लेकिन पीपल्स पार्टी इस वक्त देखें, आप अंदाजा लगाएं समी साहब कि पीपल्स पार्टी का अब जो तहरीक इंसाफ के हामी लोग हैं, इवन कि उनके वर्कर्स, वो उस तरह ना बैशिंग करते हैं पीपल्स पार्टी की, बल्कि बड़ा उनको अच्छा सा वो किया जाता है कि जरदारी साहब बड़े अच्छे बंदे हैं, देखें उन्होंने किस तरह बेहतरीन जो है ना वो चाल चली है। और जरदारी साहब के लिए नैब में उनका केस नहीं चल रहा, ये जो फेक अकाउंट केस है उस तरह से उस स्पीड में नहीं चल रहा ना, वरना जरदारी। मुझे ये बात बताएं सदीक जान कि नैब के ऑफिसर्स क्या सोचते होंगे। JIT बनी पनामा पेपर्स पे सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, और उसमें FIA के ऑफिसर भी थे, उसमें FBR के भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे। बड़ी मेहनत से उन्होंने एक नवाज शरीफ साहब के हवाले से इन्वेस्टिगेशन की। फिर हम ये देखते हैं कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलता है, उन्हें सज़ा होती है। फिर एक कन्विक्टेड आदमी जिसको सज़ा होती है वो लंदन चला जाता है पाकिस्तान की तारीख में। कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे आप ये बात बताएं कि नैब के वो लोग या FIA के वो लोग या इन तमाम महकमों के वो लोग जो इतनी मेहनत करके अपनी जान हथेली पर रख के एक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करते हैं, किसी को सज़ा कन्विक्ट अदालत करार देती है, उनको आप मुल्क से बाहर भेज देते हैं। फिर आप जरदारी साहब, वो जो फेक अकाउंट केस है उसमें मैं साकिब निसार साहब की अदालत में जाता रहा हूँ, आप भी जाते रहे हैं, बशीर मेमन साहब बिल्कुल FIA के, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बड़े डेकोरेटेड ऑफिसर, और उन्होंने बड़ी मेहनत से बड़ी लड़ाई लड़के उन्होंने वो सारा फेक अकाउंट उसके शवाहिद इकट्ठे किए। अब हम देखते हैं कि वो केस भी नहीं उस तरह से चल रहा। फिर हम देखते हैं कि अब उनकी ज़मानत भी हो गई है, फिर अब वो भी तिब्बी बुनियादों पर बाहर। क्या मैसेज आप दे रहे हैं इन इन्वेस्टिगेटर्स को, इन इदारों को, कि इन बड़े लोगों को ऊपर से जाके डील हो जाती है, माने या ना माने। अगर डील का हम नाम लेते हैं तो हमें भी बुला के पूछा जाता है कि जी आप कैसे कर रहे हैं, लेकिन ये इस तरह चुप कराने से कोई बात छुपी तो नहीं रहती ना भाई। देखिए क्या मैसेज क्या आप देंगे नैब को, इन्वेस्टिगेटिंग इदारों को, कि इन बड़े लोगों को तो हाथ ही ना लगाएं वो, क्योंकि इनको तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही आप याद करें जब JIT बनी थी फेक अकाउंट केस में, JIT अरकान को थ्रेट्स थे, उनको जान से मारने की धमकियाँ मिली थी, और फिर साकिब निसार साहब ने कहा था कि इनको रेंजर्स की सिक्योरिटी दें, और यहाँ तक आ गया था कि कराची में उनका काम करना उनके लिए मुमकिन नहीं है, इतने उनको थ्रेट्स थे। जो वहाँ पे गवाह थे उस एक खातून ने आके बताया था कि उसके साथ क्या किया, पुलिस को इस्तेमाल किया गया वहाँ पे, और फिर IG सिंध को बुलाया गया था। तो ये बात आप दुरुस्त कर रहे हैं कि जो अपनी जान हथेली पे रख के जो ईमानदारी के साथ हकीकात करते हैं, चीज़ें निकालते हैं, डॉक्यूमेंट्स आते हैं। जरदारी साहब का केस तो इतना वाजे है, इतना वाजे केस है कि अगर आप उसको रोजाना की बुनियाद पे चलाएं तो 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर। नहीं, वो तो मैं सईद गनी साहब कह रहे थे किसी जगह पे, फिर वो राना साहब जो पंजाब के हैं वो कह रहे थे, सलीम मांडवी वाला कहते हैं कि अगर किसी छोटे किसी साइकिल वाले की दुकान से, उसके अगर साइकिल वाले के अकाउंट से अगर अरबों रुपए निकल आते हैं तो हुकूमत को क्या तकलीफ है। भाई मैं तो ये बात मैं समझ नहीं सका, ये क्या वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं गवर्नमेंट को क्या तकलीफ है, निकले हैं पैसे तो निकलते रहे, उसका अपना जाती मामला है। उसमें गवर्नमेंट को तकलीफ ये है, एक तो ये वो नवाज स्टाइल है ना, हाँ नवाज स्टाइल है ना, ये कौन सा मेरे नहीं, वो कहते थे मेरे एहसास से मेरी आमदन से ज्यादा तो तुम्हें से क्या। मसला यहाँ पे यह है कि जो JIT ने रिपोर्ट जमा कराई उसमें मेरे ख्याल 36 कॉन्ट्रैक्टर्स थे, सरकारी ठेकेदार थे, जिनको सरकारी ठेके दिए गए, और उनके अकाउंट से वो मुख्तलिफ अकाउंट्स में पैसे गए, और फिर वो एक लंबी चेन थी, ट्रेल थी, और अल्टीमेटली बेनिफिशरी अदीब फरियाल दरपुर और आसिफ अली जरदारी साहब थे। तो मसला तो यही है, जरदारी साहब बिलावल साहब के बिल पे होते रहे उन अकाउंट से, जरदारिया उसके सदके के बकरे तक वहाँ से आते रहे हैं, इनके कपड़े जहाँ लॉन्ड्री के लिए जाते थे वहाँ वो पैसे वहीं से, इनके अपने जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें, फिर ओमनी ग्रुप। अब देखें ना कि बातें अब क्या होती रही हैं कि जी किसी तरह से अनवर मजीद साहब को जो है वो सेनेटर बनवा दिया जाए। मैं अंदाज़ा लगाएं जब ये सूरत हाल होगी कि अनवर मजीद साहब, अभी जब शादी थी बख्तावर की तो वो सारे मजीद फैमिली जो है वहाँ पर इनवाइटेड थी, तो फिर अभी इसमें कोई शक रह गया कि वो उनके फ्रंट मैन है?